ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग उत्तराखंड फाउंडेशन जो बैच है उसका नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं और जो भी नए छात्र जुड़े हैं बच्चों, फाउंडेशन बैच के उत्तराखंड इतिहास का पोर्शन एक बार सही से पढ़ लेना, क्योंकि बार बार इधर उधर से किताबें पढ़ना या अलग अलग सोर्सेज को अपनाने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप तथ्यात्मक आधार पर भी स्टडी करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करके ईजिली उस क्वेश्चन को या उन फैक्ट्स को अपने माइंड्स पे क्या कर सकते हैं, स्टे करवा सकते हैं, रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी उस चीज़ के प्रति यानी उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप जो फैक्ट आते हैं वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल जो था उसके अंदर हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, देन हमने कुड़िंदिया को वंश पढ़ा या अपने आप में हम लोगों ने कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा, देन पंवार राजवंश से टिहरी रियासत, इतना खत्म करने के बाद आज हम एक नए टॉपिक की ओर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कुमाऊं का चंद राजवंश। ठीक है, जिस प्रकार से गढ़वाल में पंवार सत्ता स्थापित थी उसी प्रकार से जो पूर्वी उत्तराखंड है, जो वर्तमान में पूर्व का क्षेत्र है, वहां पे चंद राजवंश था। ठीक है, तो हम देखेंगे चंद राजवंश का रूल किस प्रकार से था, कहां से चंद आए थे, किस प्रकार से इन्हें रूल किया, हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे ही ये कवर हो जाएगा हम लोग आगे क्या देखेंगे, गोरखा शासन कैसे स्थापित हुआ, देन गोरखाओं के बाद ब्रिटिश ने किस प्रकार से रूल किया। तो हम एक पूरा सेशन उत्तराखंड हिस्ट्री का ऐसे कवर करेंगे। उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम वगैरह। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लेना और बहुत अच्छे से मेहनत करना, तो आपके काम आएगा बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए कुमाऊं का चंद राजवंश। ठीक, कुमाऊं का चंद राजवंश है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों चंद राजवंश। चंद राजवंश। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बच्चों, जैसे हम जनरली किसी भी राजवंश को शुरू करते हैं, हम ये देखते हैं कि आखिर इस राजवंश ने जब यहाँ पर रूल किया, किन शासकों के बाद यहाँ रूल किया, कौन से रूलर थे, ये कहाँ से आए थे, क्या आए थे। देखिए उत्तराखंड इतिहास के अगर सोर्सेज के बारे में आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ। ठीक है, क्योंकि इतना उत्तराखंड का इतिहास लिखा नहीं गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इतिहासकार जो किताबें आप पढ़ेंगे भी उसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, क्योंकि एविडेंस की कमी है, साक्ष्यों की कमी है। कुछ लोग जो अपने आप में तर्क देते हैं वो इस आधार पे देते हैं कि लोक मान्यता ये है, लोक कथाओं में ये कहा गया है। एक प्रॉपर जो ऐतिहासिक सोर्स है, चाहे आप उसका रिटर्न सोर्स मानो या फिर आप कोई अदर सोर्स मानो, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहला इतिहासकार एटकिंसन हुआ करते थे जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का प्रयास किया। ठीक है, तो एटकिंसन के बारे में आप लोग, ये तो खैर हमारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटकिंसन फर्स्ट हिस्टोरियन थे यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया पूछता है तो एटकिंसन। देखो मैं अभी आपको लेके आता हूँ। ठीक है, देखो उत्तराखंड के इतिहास का पूरा लिखना आप, उत्तराखंड के इतिहास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वृत्तांत, उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। लिखो उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध मतलब एक सीरीज वाइज। ठीक है, क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, एटकिंसन। एटकिंसन। ठीक है, एटकिंसन ने जो उत्तराखंड की हिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा, इसी हिस्ट्री के बेसिस पे बच्चों सभी इतिहासकारों ने क्या करना शुरू किया, इन्हीं के को फॉलो करते हुए, इन्हीं से चीजें लेते हुए लिखना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा सोर्सेज हैं ही नहीं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में। अब हुआ क्या बच्चों, क्योंकि एटकिंसन का ये मानना था, देखो चंद राजवंश के बारे में आपको सिंपल सी बात होता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग कहां से शुरू हुई। कुछ लोग मानते हैं सोमचंद इसका प्रथम शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी, कुछ लोग मानते हैं थोहरचंद इसका संस्थापक था, कुछ लोग नरेश चंद या नरचंद कुछ इस प्रकार के बताते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही थी मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे आप उत्तराखंड का ईस्टर्न पोर्शन देखेंगे, अगर ये गढ़वाल वाला पोर्शन वेस्टर्न पोर्शन है, अगर ये ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप मानते हैं कि यहाँ मानते के तो है ही, चंद राजवंश ने यहाँ पे रूल किया ईस्टर्न साइड। ठीक है, उत्तराखंड का ईस्टर्न मतलब लाइक आप अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, इन इलाकों में रूल किया समझो एक हिसाब से। अगर ईस्टर्न पोर्शन पर चंद्रवंश ने शासन किया तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर किस समय से हम ये माने कि चंद राजवंश सामने आए। ठीक है, अब दिक्कत यह है, देखो कई लोग ये मानते हैं कि एक खसिया राजवंश भी था यहाँ पे। ठीक है,
तो खसिया राजवंश या उन लोगों ने शासन किया, तो खसिया राजवंश ने शासन किया, तो उसी टाइम पे क्या मिल रहा, जैसे सपोज हमने कुछ इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बच्चों जितना इतिहासकार करते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास लिखने से ज्यादा सुनने पे आधारित, तब आपको मैं आपको नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ा दूंगा। पहले आप समझने की कोशिश करना। देखिए, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं 600-700 ईस्वी के आसपास, यानी 600-700 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश की स्थापना हुई। पैरेलल टाइम पे कई इतिहासकार ये बोल देते हैं अगर उस समय चंद्रवंश की स्थापना हुई तो वहां तो कार्तिकेय राजवंश भी था, जिनको आप कत्यूरी शासन कहते हैं। तो बताइए, एक ही जगह पे एक ही टाइम पे पैरेलली कैसे दो राजवंशों ने शासन कर लिया? कहने का तथ्य भी ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, उस समय खसिया राजवंश भी था, कोई खसिया लोग थे, तो अगर वो थे तो फिर इन लोगों ने कैसे रूल कर दिया चंद ने? तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, अगर आप 600-700 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश को मानते हैं, यानी अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कब हुआ, अगर आपने कहा 600 और 700 के आसपास चंद राजवंश स्थापित हुआ, अगर ये मानते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो उस समय जो खसिया थे वो कहां गए? ठीक है, एक खसिया राजवंश के बारे में बात करते हैं यहाँ पे इतिहासकार, और दूसरा कार्तिकेय, यानी जिसको आप कत्यूरी कहते हैं, तो ये कहां गए? अब आप कह रहे हो कि ये भी उसी समय पे थी, ये भी उसी समय थी, और चंद भी उसी समय थे, तो कैसे पॉसिबल है? ये भी इतिहासकार क्वेश्चन करते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि ना, ये मत ही गलत है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, ऐसा है, खसिया जो राजवंश था वो पृथक राजवंश नहीं था, वो नॉर्मली छोटे मोटे इलाकों में कुछ समय तक उन्होंने रूल किया। देन कत्यूरी ने प्रॉपर तरीके से उत्तराखंड में रूल किया, और कत्यूरी जब समाप्त हुआ लगभग 9वीं 10वीं 11वीं सदी के आसपास, वहां से चंद राजवंश आया। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो चंद राजवंश है उसकी शुरुआत लगभग 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास हुई है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कब हुई, 1100 ईस्वी के आसपास कुछ ये मानते हैं। वो ये कहते हैं जब कत्यूरी शासन समाप्त हो गया, बसंत देव लास्ट रूलर था, उसके बाद चंद राजवंश शुरू हुआ। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि छात्र क्या पढ़े, हमारे एग्जाम में जो चीजें आएंगी, हम एग्जाम की दृष्टि से उसको क्या देखें, कैसा देखें, हम लोग क्या करेंगे, हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, जितना कंफ्यूजन क्रिएट है, हमने बच्चों कोई इसमें डिग्री धारण नहीं करनी है। हमने नॉर्मल सा लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एग्जाम हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसमें तथ्य रखे जाएंगे, जो उसमें चीजें पूछी जाएंगी, या जो आपका कभी इंटरव्यू होता है, हमने उसका आंसर देना है और हमने अपना करियर बनाना है। क्योंकि हमने इसमें रिसर्च तो करना नहीं है, शोध तो करना नहीं, हर जिसका काम शोध करना वो शोध करे, हमने तो क्या करना है, नॉर्मल सा अपने एग्जाम की दृष्टि से चीजों को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे ही नहीं कि ये राजवंश स्थापित हुआ तो कब हुआ और इतिहासकार इसमें क्या मानते हैं। हम नॉर्मल ये देखेंगे सर्वप्रथम किसने उत्तराखंड के इतिहास को लिखने का मतलब क्रमबद्ध तरीके से, वो कौन थे? एटकिंसन थे। ठीक है बच्चों, एटकिंसन क्या मानते हैं कि कुमाऊं में जो खसिया काल था, जो मैंने बताया, उसका कोई पृथक काल नहीं था, अपितु वह अन्य राजवंशों के साथ साथ चलता था। यानी जो मैं अभी आपको खसिया काल की बात बता रहा हूं, वो ये इन लोगों ने ये कहा एटकिंसन ने कि उत्तराखंड में खसिया काल कोई पृथक काल था ही नहीं, वो चंद या कत्यूर के पैरेलल चलता रहा। ठीक है, नोट करके लिखो। एटकिंसन मानते हैं कि कुमाऊं में खसिया काल कोई पृथक काल नहीं था। एटकिंसन मानते हैं कि कुमाऊं में खसिया काल पृथक से नहीं था, यानी वो ऐसा नहीं कि अलग से उसका एक टाइम पीरियड था, पृथक से नहीं था, अपितु वह अन्य राजवंशों के साथ साथ चलता था। यानी जैसे चंद भी चल रहे हैं, कत्यूरी भी चल रहे हैं, वहां पे खसिया काल भी था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो पृथक से नहीं मानते हैं। कौन? एटकिंसन। ठीक हो गया। अब एटकिंसन साहब जो भी मानते हैं। इसी प्रकार एक इतिहासकार आए बच्चों, हरमन गुट। हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे इस बार पेपर में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजों को सीखेंगे, तभी हमारा हो सकता है कि एग्जाम निकल जाए। एक अन्य इतिहासकार आते हैं बच्चों, हरमन गुट्स। इनके बारे में आपको, इन्होंने भी क्या माना, इन्होंने माना कि ना चंद राजवंश बच्चों कहीं 600-700 ईस्वी के आसपास था। ये मानते हैं, ये कहते हैं कि नहीं 600-700 ईस्वी के आसपास होगा। तो इनसे पूछा गया भाई क्या प्रमाण है आपके पास? ये मानते हैं मंदिर निर्माण की कला। ये कहते हैं कि चाहे जागेश्वर जो इलाका था, जागेश्वर का, चंद राजवंश का बहुत ही प्रचलित धार्मिक स्थल था। वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था, और वहाँ के जो मंदिर वगैरह हैं, वहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, चंद राजवंश की देन है, इस प्रकार से उन लोगों ने बनाए। तो हरमन गुट्स ये मानते हैं कि बेसिकली पहले इनके अध्ययन का आधार था मंदिर स्थापत्य व अभिलेख। अगर ये पूछता है, लिखो इसके अध्ययन का आधार क्या था, किस बेस पे कहते हैं, लिखो ऐसे लिखो, अध्ययन का आधार। मतलब अगर आपसे कभी ये पूछे कौन सा इतिहासकार अपने अध्ययन का आधार स्थापत्य व मंदिर स्थापत्य वो क्या मानते हैं, अभिलेख मानते हैं, तो हरमन गुट्स। ठीक है, चंद राजवंश के संबंध में मंदिर
स्थापत्य, मतलब इसका मतलब समझे आप मंदिर स्थापत्य का? इसका मतलब है कि मंदिरों का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें जो मेथड अपनाई गई है कौन से हैं। तो ये कहते थे कि मंदिर स्थापत्य व अभिलेख जो है इनके अध्ययन का आधार है, और इन्होंने ये कहा कि जागेश्वर को चंदू का मूल धार्मिक स्थान माना। अब ये 6ठी-7वीं ईस्वी के आसपास जो जागेश्वर वगैरह के मंदिरों पे जो स्ट्रक्चर थे, इन्होंने कहा नहीं भाई ये चंद वंश ने ही बनाए होंगे, या इस समय पे रूल कर रहे होंगे, या इनके मंदिर जो है वो चंद राजवंश से मिलते जुलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन हरमनगुट्स ने जागेश्वर को चंदू का मूल धार्मिक स्थान माना। यानी कि अगर कभी ये पूछता है कि कौन सा इतिहासकार जागेश्वर को, जागेश्वर अल्मोड़ा, ठीक है, चंदू का मूल धार्मिक स्थान मानते हैं, चंदू नहीं लिखेंगे, वैसे चंद लिखेंगे, ठीक है, को चंद का मूल धार्मिक स्थान, ये कहते थे कि मूल धार्मिक स्थान था कौन सा, चंद राजवंश का, ये हरमनगुट्स मानते हैं, और इनके अध्ययन का आधार था मंदिर स्थापत्य व अभिलेख। हरमनगुट्स बच्चों चंद के कालखंड को 2 भागों में बांटते हैं। पहले ये कहते हैं कि एक प्रारंभिक कालखंड था और एक प्रवर्ती कालखंड था, यानी एक बाद में आया, यानी एक प्रारंभिक एक प्रवर्ती, और प्रवर्ती का अध्ययन अभिलेखों के अनुसार करते हैं। अब ये क्या कहने लगे कि नहीं भाई ऐसा था, चंद राजवंश पहले था, 6ठी-7वीं ईस्वी के आसपास था, उन्होंने 200-300 साल तक शासन किया, फिर वहां के जो शासक थे वो बहुत कमजोर होने लगे, उनका पतन होने लग गया, उसके बाद किसी और ने शासन किया, देन जो है उसका उत्थान दोबारा हुआ चंद, ठीक है। यानी हरमनगुट्स क्या कहते हैं बच्चों, ये चंद का काल 2 कालखंडों में विभाजित करते हैं। एक तो कहते हैं पूर्व चंद, मतलब प्रवर्ती, यानी जो आफ्टर, पहले बाद में आए, एक आए प्रारंभिक। यानी ये क्या कहते हैं, चंद का 2 कालखंडों में शासन था, एक प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में किए, फिर इनका समापन हो गया, फिर प्रवर्ती। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि 2 कालखंड, यानी इसमें लिखो हरमनगुट्स चंदू का शासनकाल 2 कालखंडों अर्थात प्रारंभिक व प्रवर्ती में मानते हैं। स्टार्टिंग में कहेंगे 600-700 से 800-900 तक किया, फिर इनका पतन हो गया, फिर 2-3 साल तक किसी और ने किया, फिर कोई और आ गई, इनका मानना, ही मैं नहीं मानना, ठीक है, हरमनगुट्स से। और इन्होंने कहा प्रवर्ती का अध्ययन इन्हें अभिलेखों के आधार पर किया, जो अभिलेख मिले इसका अध्ययन उन्होंने अभिलेखों के आधार पर किया, अभिलेख आधार पर, ठीक है, अभिलेख आधार पर। अभी मैं यहां नहीं पहुंचाऊं कि इसकी स्थापना किसने की, क्या की, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब यहीं पे एक शैली का निर्माण बताते हैं, उसका नाम है फासना शैली। ये कहते हैं कि फासना शैली के जो मंदिर मिले हैं, यानी अगर कभी पेपर में पूछता है फासना शैली किस चीज से संबंधित है, मंदिर निर्माण, मंदिर स्थापत्य, ठीक है। अगर कभी ये पूछता है कि फासना शैली निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त की जाती है उत्तराखंड में, तो मंदिर स्थापत्य से संबंधित, तो फासना शैली के मंदिरों का ये एग्जाम्पल देते हैं। ये कुछ जगह अलग अलग जगहों पे फासना शैली के मंदिर करते हैं और बताते कि चंद राजवंशी इसके मंदिर बनाते थे, और 500-700 ईस्वी के आसपास ही कुछ मंदिर मिले हैं, तो हो सकता है कि चंद उस समय पे रूल करते होंगे। अभी भी कह रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से हमें कुछ नहीं देखना है, ये देख लेना एटकिंसन ने सबसे पहले इसका प्रयास किया, दूसरा अध्ययन का आधार किसने, मंदिर स्थापत्य अभिलेख माने, तीसरा फासना शैली का संबंध किससे, हमने तो फैक्ट निकालने हैं, बाकी तो कहानी है बच्चों, ठीक है, राम कहानी चलती रहती है। अब देखो बेसिकली चंद राजवंश के काल को फिर लोगों ने 3 कालखंडों में बांट दिया अध्ययन की दृष्टि से। उन्होंने कहा एक तो आद्य ऐतिहासिक चंद थे, जब बहुत ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है। दूसरा चंद थे जो चंपावत से रूल करते थे, यानी चंपावत उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, पता होगा ना आपको चंद राजवंश की। देन उसके बाद चंद राजवंश ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसलिए क्योंकि अल्मोड़ा सेंटर था, सेंटर में इसलिए आए वो क्योंकि चंपावत वगैरह का जो इलाका था वो नेपाल से लगता था बच्चों, नेपाली आक्रमण, गोरखा आक्रमण वहां से होता था, और यहाँ से पवार राजवंश के क्या थे, उनके सत्ता के विस्तार का उनको खतरा पड़ा था कि कहीं कुमाऊं के इलाके में पवार ना आ जाए, तो वो बीच में बैठ गई राजधानी, ठीक है, ताकि वहां गोरखा शासन को विस्तार वो किया जाए, यानी उसका भी उत्तर दिया जाए यहाँ पवार राजवंश का, ठीक। तो हम लोग देखेंगे चंद राजवंश का बच्चों बेसिकली 3 कालखंडों में अध्ययन किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक जिसको मिथक काल है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। चंद राजवंश को 3 भागों में बांटा गया। देखो ये पेपर में ही नहीं पूछेगा कितना, ये हम अपनी सुविधा के अनुसार, देखो हम कैसे पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक सब मिथक है, इसका अध्ययन ही मिथक है, कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, सब मिथ है, मिथक है, कोई पता ही नहीं है इसका। दूसरा चंपावत में चंद राजवंश है, यानी चंपावत में स्थापित चंद, दूसरा हम इसको करेंगे, यानी चंपावत में स्थापित चंद, ठीक है, और तीसरा करेंगे हम अल्मोड़ा राजधानी वाली चंद। हमने इस तरीके से जाना है, अल्मोड़ा राजधानी। अब देखो अब यहां से क्या होगा, 1562-63 तक चंद राजवंश ने चंपावत से रूल किया बच्चों, वो मैं सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। देन चंद राजवंश की राजधानी अल्मोड़ा शिफ्ट होगी। हम क्या करेंगे, एक तो हम ये पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसने इसकी स्थापना की,
ठीक है, यानी कब स्थापना हुई, किसने की, कौन कौन उसको मानते, सब मिथ है, मिथक है। यानी एग्जैक्टली ये किसी को पता ही नहीं है कि आखिर स्थापना की तो किसने की, पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है कि उसका मेन कारण क्या है, साक्ष्य नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं होंगे तो फिर तो आप मिथ पे चलेंगे, कहीं आप कहेंगे ये था तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। तो इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम रोल है इसका, ये कुछ नहीं आने वाला है। हमारे एग्जाम की दृष्टि से तथ्य आएंगे यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का नेचर यहाँ पे बेसिकली तथ्यात्मक रहता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखो, मैं कुछ महत्वपूर्ण 2-3 फैक्ट लिखाता हूँ आपको, क्या पता यही पेपर में आ जाए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में पहला लिखो, गड़सारी ताम्रपत्र हमारा काम आएगा, ये किसका है, गड़सारी ताम्रपत्र पूछेगा। ठीक है, गड़सारी ताम्रपत्र का संबंध किससे, थोहरचंद से है, किससे, थोहरचंद से है, पहला। ठीक है, पहला फैक्ट है। दूसरा लिखो आप, स्मृति कौस्तुभ की रचना किसने की, अनंत देव ने बाज बहादुर के संरक्षण में। ठीक है, लिखो स्मृति कौस्तुभ की स्थापना, यहां लिख देता हूं। ठीक है, स्मृति कौस्तुभ, इसकी रचना किसके द्वारा की गई बच्चों, स्मृति कौस्तुभ की, ये की अनंत देव के द्वारा बाज बहादुर के संरक्षण में। लिखो अनंत देव द्वारा, ब्रैकेट में लिखो बाज बहादुर के संरक्षण में, के संरक्षण में। ठीक है, ये हमारे काम आएंगे क्योंकि हम यहां से क्या निकालेंगे, इन किताबों में जो मेंशन किया होगा कुछ चीजें, इससे हम प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तीसरा लिखो गोबासा ताम्रपत्र ज्ञानचंद का, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, गोबासा ताम्रपत्र ये किसका है, ज्ञानचंद का। ठीक है, हम लोगों ने 3 फैक्ट ये देखे, एक गड़सारी ताम्रपत्र देखा थोरचंद का, एक गोबासा ताम्रपत्र देखा ज्ञानचंद का, और तीसरा देखा बच्चों स्मृति कौस्तुभ, ये किसका है, अनंत देव की पुस्तक है, जो कि किसके समय में लिखी गई, बाज बहादुर चंद के समय संरक्षण में लिखी गई। अब देखना आपको मेन चीज, जब हम उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास देखेंगे बच्चों, एक पहले हम ये वाला काल देखेंगे, मिथक वाला। ठीक है, कि आखिर इतना मिथ क्यों है, इतना कंफ्यूजन क्यों है, कौन से इतिहासकार चंद राजवंश को सोमचंद के का मानते हैं, कौन से इतिहासकार थोरचंद के समय का मानते हैं। ठीक है, तो अब मिथ वाले में देखो आप लोग, संस्थापक सबसे पहले हम यहां से आएंगे कि इसकी स्थापना की किसने। ठीक, यानी चंद राजवंश की स्थापना किस कौन था। देखो हम पेपर में क्या आएगा और रियल में क्या है, ये सब अलग अलग फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं बच्चों, कुछ लोग चंद राजवंश का संस्थापक किसको मानते हैं, सोमचंद को मानते हैं, सोमचंद। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं मान रहा हूं या आप माने, दूसरा मानते हैं बच्चों थोरचंद को, थोरचंद। ठीक है, 2 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, कहीं देखिएगा और आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप किसकी ओर जाइएगा, सोमचंद, क्योंकि सोमचंद के बारे में ज्यादा मतलब आपको देखने को मिलेंगे प्रमाण। और दूसरा, उत्तराखंड के इतिहास में जो एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें भी मैंने नोट किया है, संस्थापक में आपका जो पेपर में आता है वो ज्यादातर सोमचंद ही लोक सेवा आयोग उसका आंसर देता है। यानी इसके संस्थापक कौन थे, चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, अगर पूछता है संस्थापक तो कौन थे, 2 चीज मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं सोमचंद को, कुछ का कहना है कि नहीं भाई सोमचंद था, दूसरा कुछ मानते हैं थोरचंद को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सोमचंद को कौन से लोग मानते हैं, कौन से इतिहासकार मानते हैं बच्चों। इसको मानते हैं बहुत से लोग, चाहे एटकिंसन हो या अपने आप में इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे हैं, ये लोग क्या मानते हैं बच्चों, सोमचंद को इतिहासकार को, इसका संस्थापक कौन मानते हैं, एटकिंसन, बद्रीदत्त पांडे, ये इतिहास है, इनकी किताबों में देखोगे ना तो ये सोमचंद को क्या मानते हैं, चंद राजवंश का संस्थापक मानते हैं। उसी प्रकार से जो थोरचंद है उसको भी मानने वाले हैं बच्चों कई इतिहासकार, उसके अंदर आपका एक डब्ल्यू फ्रेजर मानते हैं या कुछ अलग अलग लोग मानते हैं। तो हम देखेंगे एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे क्या मानते हैं, सोमचंद को चंद राजवंश का संस्थापक मानते हैं, जबकि थोरचंद वगैरह क्या कहते हैं, थोरचंद के लिए एक किताब है बच्चों, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जिसमें डब्ल्यू फ्रेजर की वो किताब है, वो किताब लिख लो, उसमें रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल एक किताब लिखो। थोरचंद को जो मानते हैं क्या है, ये पेपर में आता भी है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये किताब है बच्चों डब्ल्यू फ्रेजर की।
डब्ल्यू फ्रेजर की, ठीक है। डब्ल्यू फ्रेजर की किताब है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। उसमें ये थोरचंद को क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, और ये कहते हैं कि श्री हर्षदेव जोशी के विवरण पर थोरचंद की उम्र यहाँ मतलब 16-17 साल की उम्र में यहाँ आए थे और इन्होंने इसकी स्थापना की। वो हमने कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे किसको मानते हैं, सोमचंद को मानते हैं। वो ये एटकिंसन कहते हैं कि भाई कन्नौज के राजा थे एक, वो 953 ईस्वी के आसपास उनका भाई था जो कि सोमचंद अराजकता में अपना स्थिति संभाली और वो क्या किया, ब्रह्मदेव द्वारा अपनी पुत्री का उससे विवाह कर लिया, चंपावत को उसने दहेज दे दिया। यानी बद्रीदत्त एटकिंसन मानते कोई कन्नौज का एक रूलर था, वहां पे अफरा तफरी मची थी, उसमें एक सोमचंद भी हुआ करता था, उसमें यहाँ के एक रूलर थे, उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया सोमचंद से, देन अपना चंपावत को उन्हें दे दिया तो यहाँ आके बस गया, यहीं से उसने चंद्र राजवंश की स्थापना की। वो हमने कुछ नहीं पढ़ना, वो कहानी हमारे पेपर की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। फिर कई लोग कहते हैं कि सोमचंद बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे, ब्रह्मदेव द्वारा अपनी पुत्री का उनसे विवाह कर लिया गया और विवाह करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप में चंद्र राजवंशी को यहीं शिफ्ट कर दिया, मतलब यहीं चंद्रवंशी। यानी लोग ये कहते हैं सोमचंद एक कन्नौज का राजा था, कुछ इतिहास का कन्नौज के राजा का भाई है, जो भी कहते हो, वहां अफरा तफरी मची थी तो सोमचंद इधर को आए, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, चंपावत को गिफ्ट दे दिया और यहाँ यहीं बस गया तो चंद्र राजवंश की स्थापना कर दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे और ब्रह्मदेव द्वारा अपनी पुत्री का इनसे विवाह कर लिया गया और ये यहीं शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद यहाँ पे किसकी स्थापना कर दी इनने, सोमचंद ने चंद्र राजवंश की स्थापना कर दी, ठीक है। उसी प्रकार जैसे बद्रीदत्त पांडे जी क्या कहते हैं, सुनो, झूसी का एक राजपुत्र सोमचंद चंपावत आए थे, झूसी राजपुत्र, झूसी एक राजा कन्नौज की झूसी एक जगह पड़ती है, वहां से आए थे, वहां से चंपावत आए थे। चंपावत आने के बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, बद्रीनाथ यात्रा का भी वर्णन किया और ये लोग मानते हैं कि इस प्रकार से, ठीक। लेकिन सबसे मिथ है बच्चों, कोई एविडेंस वगैरह इतनी ज्यादा है नहीं, सब मान रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, इस सब की चीज है, ठीक है। अब दूसरा, थोरचंद को मानते, मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ वो फालतू की कहानी, क्योंकि किसी काम की नहीं है। आपके पेपर में सोमचंद पूछता है, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे उसके समर्थक थे। थोरचंद में पूछता है रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पूछी है, डब्ल्यू फ्रेजर ये मानता है। इसके अलावा किंगडम ऑफ नेपाल है बच्चों एक, ठीक है, वो हमने लिखना नहीं है, वो किताब हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि थोरचंद झूसी से आकर नेपाल में बस गए थे, कुछ साल नौकरी करी, बाद में उन्होंने वहां का इलाका जीत का कुर्मांचल आए, फिर चंद्र राजवंश की स्थापना की। वो हमने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कुछ मत ऐसे भी हैं कि महमूद गजनी था जो बच्चों गजनवी, उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद से जो चंद्रपाल और उसके वंशज द्वारा राजधानी परिवर्तन के मध्य कुर्मांचल में वो बस गए, ठीक है। तो कई प्रकार के इनके अपने आप में क्या है, मिथ हैं, और उन मिथ में हम पढ़ेंगे ही नहीं। मैं आपको इसलिए फालतू चीजें नहीं करा रहा हूं, मैंने इसलिए आज के आपसे बोल दिया था कि आज की क्लास आपकी लिखने से ज्यादा समझने वाली, सुनने वाली है। आप इस पूरी कहानी को समझना। संस्थापक हम पढ़ेंगे, हमने जब पढ़ा तो इन दोनों में से पेपर में एक आता है, आप सोमचंद की ओर जाना, ज्यादातर की इसी के पीछे, आयोग भी आपका यही मानता है, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं दिखा तो इसकी ओर चले जाना। आपको एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे इसको मानते हैं, रिपोर्ट एंड कुमाऊं गढ़वाल में डब्ल्यू फ्रेजर मानता है कि थोरचंद था। कुछ एग्जाम्पल, तो सिंपल सी बात है, सब कहानियां कन्नौज से आए थे, बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, कुछ कहते हैं कि नेपाल चंपावत आए थे, अपनी पुत्री का विवाह बद्रीदत्त वो क्या कहते हैं ब्रह्मदेव ने कर दिया, उसके बाद चंपावत को गिफ्ट में दे दिया तो यहाँ बस गए। कुछ लोग कहते हैं कन्नौज में आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, वो भाग के अपने आप में यहाँ नेपाल में शरण ली, कुछ साल नौकरी की, फिर पूर्वांचल जीत लिया और यहीं चंद्रवंश की स्थापना की। सब मिथ है, सब छोड़ दो, जो है सो है। कल से हम क्या करेंगे, इसके संस्थापक कौन थे वहां से हम एक प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज सुनने वाली ज्यादा थी, आप सुन पाए होंगे। फिर मिलता हूँ अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।